यस, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर 3 ऑपरेशंस कर लिए थे, नेगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, जिसे कहते हैं नॉट, एंड और। जब हमने नॉट, एंड और किए, उन सब में एक एक खास चीज आपको देखनी होगी। देखो, जैसे अगर हमने बात करी नेगेशन की, तो नेगेशन इस तरह से लगता था पी पर। जब हमने बात करी एंड की, तो एंड ऐसे लगता था पी एंड क्यू। और जब हमने बात करी और की, तो ये था पी और क्यू। खास चीज ये है कि नेगेशन सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट पर भी लग रहा है, लेकिन एंड और ये दोनों 2 स्टेटमेंट के बीच में लगते हैं, इसलिए इन दोनों को हमने कनेक्टिव्स भी कहा। तो अगर आप बात करो ना नेगेशन, तो इट इज यूनरी, ये यूनरी ऑपरेशन है। यूनरी मींस जो 1 स्टेटमेंट पर भी लग जाए, यूनरी जो 1 स्टेटमेंट पर लग जाए। एंड पी एंड क्यू वाला है बाइनरी, और P और Q वाला भी बाइनरी। क्यों? क्योंकि ये 2 स्टेटमेंट पर लग रहा है। जो 2 स्टेटमेंट पे लग रहे हैं दे आर बाइनरी, और जो सिंगल स्टेटमेंट पर ही लग जाए अकेला, हालांकि आप कहोगे कि सर ये ऐसे भी लगा सकते हैं हम इसे, नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो P एंड Q हुआ, अब 2 स्टेटमेंट को कंबाइंड कर दिया, एक सिंगल स्टेटमेंट आएगी, उस पर आप नेगेशन लगा रहे हो। तो रियल में नेगेशन तो हमेशा सिंगल स्टेटमेंट पर ही लग रहा है, इस चीज को याद रखना। नेगेशन हमेशा सिंगल स्टेटमेंट पर लगता है, इसलिए ये बाइनरी है। और एंड और ये हमेशा 2 स्टेटमेंट के बीच में लगते हैं, इसलिए सॉरी, नेगेशन सिंगल स्टेटमेंट पर लगता है इसलिए ये यूनरी है। और एंड और 2 स्टेटमेंट के बीच में लग रहे हैं, इसलिए दे आर बाइनरी ऑपरेशन। तो आपको पहले इतना समझना है बाइनरी और यूनरी का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, आज हम नेक्स्ट एक और अपने भी ऑपरेशन पर आएंगे। पहले आप ये नोट कर लो कि बाइनरी और यूनरी क्या है। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हमने नेगेशन कर लिया, कंजक्शन कर लिया, डिसजंक्शन कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, इट इज इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन, और इसको एक नेम और भी देते हैं, कंडीशनल, और इसका सिंबल होता है लाइक दैट, सिंगल एरो। इंप्लीकेशन और कंडीशनल या सिंगल एरो, और इसको 2 स्टेटमेंट्स के बीच में लिखा जाता है। तो इट मींस ये 4th पॉइंट है, दिस वन इज 4th पॉइंट। इंप्लीकेशन, कंडीशनल, सिंगल एरो करके रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे लिखते कैसे है? इसे लिखा जाता है इफ देन। यहां पर 2 स्टेटमेंट्स आती है, इफ P देन Q, इफ P देन Q। अब देखो होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, मैं पहले एक स्टेटमेंट देता हूं। P है जैसे स्टेटमेंट, A इज ब्लैक, और Q है ब्लैक इज माई फेवरेट कलर। A इज ब्लैक और ब्लैक इज माई फेवरेट कलर। तो अगर आप इसको इस तरह से लिखते हो, P सिंगल एरो Q, P इंप्लीकेशन Q, तो इसका मतलब होगा इफ P देन Q, यानी कि इफ A इज ब्लैक देन black is my favorite
कलर। मीन्स रियल में देखा जाए तो ये भी टू स्टेटमेंट्स को ही कनेक्ट कर रहा है, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन हुआ, इट इज ऑल्सो बाइनरी। ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। देखो नेगेशन के अलावा सारे ऑपरेशन बाइनरी है, ओनली नेगेशन इज द यूनरी ऑपरेशन, बाकी सारे ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है। इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत काम का ऑपरेशन है ये। इफ पी देन क्यू, जैसे यूं समझो, इफ अगर आपके से पी एक स्टेटमेंट है, टुडे इज संडे, और मैं क्यों लिखता हूं संडे इज हॉलीडे, तो इफ P then Q, if today is Sunday then it is holiday, we can write कि अगर ये है तो ये होगा। आपको इसकी ट्रुथ टेबल भी सीधा प्लॉट कर लो, सीधा बना लेना। हम उसके डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो समझने के बाद में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, तो बेस्ट तरीका है कि आप उसे याद रख लो। बहुत सिंपल है इसकी ट्रुथ टेबल, ठीक है। मैं यहां पर प्लॉट कर देता हूं। P Q P से Q, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। इसमें याद रखना हमेशा ट्रू रिजल्ट आएगा, सिर्फ वन केस को छोड़ के, व्हेन फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, तभी फॉल्स आएगा। इफ P देन Q, अगर फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, देन हमारा रिजल्ट फॉल्स होगा। आपको ये इसकी ट्रुथ टेबल याद रखनी है, आपको ये इसकी ट्रुथ टेबल लर्न करनी है। अब देखो एक बार इसे नोट करो, फिर हम आगे बताते हैं कैसे। तो आप इसको सिंपली, इंप्लीकेशन को आप इंप्लाइज से भी समझ सकते हो। इफ P देन Q, P इंप्लाइज Q, ठीक है। राइट डाउन one more, last one, fifth one is double implication। डबल इंप्लीकेशन, यस। तो डबल इंप्लीकेशन क्या है? इसका मीनिंग होता है I double F, I double F, I double F means if and only if and only if। हिंदी में कहते हैं यदि और केवल यदि, if and only if। if and only if का मतलब क्या? इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे ना, तो दोनों साइड्स में एरो लगा करके रिप्रेजेंट करोगे, बोथ साइड में एरो आएंगे, तब होता है if and only if। तो जब आपने इफ एंड ओनली इफ की बात करी, तो इसकी ट्रुथ टेबल की भी बात करते हैं। अब देखो ये भी टू स्टेटमेंट के बीच में लगेगा। P डबल इंप्लीकेशन Q, इसे बाई कंडीशनल भी कहा जाता है, दोनों साइड्स में एरो है। इसका सीधा सा मीनिंग पता है क्या होता है? इसका मीनिंग है P इंप्लीकेशन Q एंड Q इंप्लीकेशन P, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। P एंड Q, जैसे भी हम करते हैं ना इफ एंड ओनली इफ, अगर आप सिंपल मीनिंग समझो, इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर ये स्टेटमेंट हो तो ये होना चाहिए, एंड अगर ये वाली साइड में स्टेटमेंट है तो ये भी होना चाहिए। मींस ये दोनों साइड में स्टेटमेंट चलती है, अगर P है तो Q होना चाहिए और अगर Q है तो P होना चाहिए। तो इफ P देन Q, इफ P देन Q एंड इफ Q देन P, तो इसका रियल में मीनिंग ये है। अब आप इसको अगर ट्रुथ टेबल से समझोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? एक ट्रुथ टेबल एग्जांपल की फॉर्म में लेते हैं, उससे समझते हैं इसको। तो हमने क्या करा, P Q, अब देखो P डबल इंप्लीकेशन Q लेना है, तो मैं सबसे पहले क्या लेता हूं, P इंप्लीकेशन Q, देन Q implication P and then P डबल इंप्लीकेशन Q। अब देखो P डबल इंप्लीकेशन Q कैसे निकालते हैं? P के सारे केसेस लिख दो, T
टी, टी, एफ, एफ, टी, एफ, एफ। फर्स्ट आपको ध्यान होगा, फर्स्ट टी सेकंड टी तो आपका रिजल्ट हमेशा टी आता है। फर्स्ट टी सेकंड एफ तो आपका रिजल्ट हमेशा एफ आएगा। फर्स्ट एफ सेकंड टी तो भी टी, दोनों एफ तो भी टी। ये हमने अभी पिछले लेक्चर में, पिछले टॉपिक पे ही करा था। अब क्यू से पी जाओ, फर्स्ट टी सेकंड टी इस तरफ तो भी रिजल्ट टी, फर्स्ट एफ सेकंड टी तो भी रिजल्ट टी, फर्स्ट टी सेकंड एफ इस तरफ जा रहे हैं, फर्स्ट टी सेकंड एफ तो भी रिजल्ट एफ, एंड बोथ एफ देन रिजल्ट इज टी। अब अगर आपको याद हो इन दोनों के बीच में P एंड Q, P से Q एंड Q से P के बीच में एंड लग रहा है, इट मींस इन दोनों के बीच में एंड लग रहा है, तो T एंड T क्या होता है? T प्रीवियस लेक्चर में किया था। F एंड T क्या होता है? F। T एंड F क्या होता है? अगेन F। एंड लास्ट T एंड T क्या होता है? इट इज T। तो आपको याद रखना है इसकी जो लास्ट टेबल आने वाली है, लास्ट ट्रुथ टेबल, इट विल बी T F F T। तो आपको अभी तक हमने जो 5 टेबल्स बनवाई है ट्रुथ टेबल, आपको वो 5 की 5 ट्रुथ टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी एक साथ बना दूंगा सारी ट्रुथ टेबल, तो आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा, सबको याद रखना। ओके, पहले एक बार ये नोट कर लो। तो अभी हमने 5 स्टेटमेंट्स करी हैं, 5 कनेक्टिव्स करे, उन 5 को एक सिंगल टेबल पे हमेशा याद रखना। आप एक तरफ लिख लो P Q, देन सबसे पहले नॉट P नॉट Q, P एंड Q, P और Q, P implies Q एंड P implies डबल इंप्लीकेशन Q। बस आपको ये याद रखने। तो अगर आप इसकी टेबल बनाते हो तो सबसे पहले, अगर आपको ये टेबल लर्न है तो आप इसके कभी भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने दोगे। देखो, P is T T F F T F T F। नॉट P तो T का उल्टा F F, फिर F का उल्टा T एंड T। जहां पर T है उसका नॉट होते ही F लग जाएगा। जहां पर अब Q का उल्टा नॉट Q है तो F T F T, देन P एंड Q, T एंड T, T, T एंड F, मतलब मल्टीप्लाई की तरह चलो, F एंड T, F इधर, सॉरी इधर भी F आएगा, एंड F एंड F, F। तो इसमें देखो सिंगल T है, बाकी सारे F है। लेकिन जब आप और की बात करते हो तो हमेशा अगर एक भी T है तो आपका आंसर T होगा, और इधर कोई भी T नहीं है तो आपका आंसर F ही हुआ। अब P इंप्लाइज Q, तो आपके पास में जब फर्स्ट T हो सेकंड F हो तभी F आने वाला है, बाकी हर केस में T आएगा। और ऐसे ही दोनों साइड्स में एरो ले रहे हैं तो तब आपके पास में अगर बोथ T है तो ट्रू होगा, बोथ फॉल्स है तो भी ट्रू होगा, बाकी हर केस में फॉल्स होगा। अगर आपको इतनी टेबल याद है ना तो आप कभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करोगे। इट मे बी पॉसिबल आपको टाइम कम लगे या ज्यादा लगे, लेकिन क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। तो आप कैसे, ये ट्रुथ टेबल आपको परमानेंटली याद होनी चाहिए। अब हम इसी पॉइंट को सेट थ्योरी के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये जितनी भी ट्रुथ टेबल है ना, अगर आपको सेट थ्योरी समझ में आई हुई है, सेट आपने पढ़े तो सेट थ्योरी से बहुत जल्दी निकल जाता है। ठीक है, वैसे आप ये अगर ट्रुथ टेबल याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार सेट थ्योरी से भी समझा देता हूं, आप समझो। आपके पास में ये एक सेट है जिसमें 2 सेट्स हमने ले लिए, जहां पर एक में P स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक में Q स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो इन रीजन को मैं नंबर दे रहा हूं, नंबर 1 2 एंड 3, और बाहर वाले रीजन को नंबर देता हूं 4। जिस जगह जो नंबर जिस जगह पर आ रहा है वहां पर वो ट्रू माना जाएगा। मींस अगर मैं बात करूं तो आपके पास पहले तो ये 4 टुकड़े हो गए, यहां हियर
वी हैव 4 डिसजॉइंट सेट्स। यहां पर हमारे पास में 4 डिसजॉइंट सेट आ गए। डिसजॉइंट सेट मींस अलग अलग सेट है। देखो जो 1 वाला सेट है ये सेट और 2 वाला सेट अलग हो गया, एंड 3 वाला सेट अलग है, एंड 4 वाला सेट बाहर का रीजन है, ये अलग है। अब जो नंबर जिस जगह पर है उस जगह पर आप ट्रू मानोगे उसे। जैसे अब मैं बात करता हूं 1 एंड 2 दोनों ही p को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 भी p को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 भी p को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए 1 और 2 में p की वैल्यू 1 एंड 2 रिप्रेजेंट p। देखो 1 और 2 दोनों ही p में है, इसलिए 1 एंड 2 में p की वैल्यू हमेशा ट्रू मानी जाएगी। ये टेबल को याद करने के लिए बड़ा इजी रहेगा। अब अगर मैं यही बात 2 और 3 की करूं, अच्छा मैं अभी सिर्फ p की ही बात कर रहा हूं, तो देखो 3 के अंदर p नहीं है, या यूं बोल दो तो p के अंदर 3 नहीं है, तो मींस 3 है वो p से बाहर है। तो 3 के लिए p की वैल्यू क्या मानी जाएगी? फॉल्स, क्योंकि 3 p से बाहर है। ऐसे ही 4 भी p से बाहर है, क्योंकि p में तो सिर्फ 1 एंड 2 है। तो एंड 4 के लिए भी p की वैल्यू फॉल्स मानी जाएगी। इसी तरह से अगर आप सेम कंडीशन q के लिए लेते हो तो q के देखो 2 एंड 3 है, तो 2 एंड 3 q की वैल्यू ट्रू लेकर के आएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 एंड 3 आ रहे हैं, तो q के लिए ये ट्रू है। लेकिन 1 एंड 4 q विल बी फॉल्स। q विल बी 1 एंड 4 के लिए फॉल्स होगा। तो आपको पहले ये चीजें ध्यान रखनी है, कौन किस जगह पर फॉल्स है, किस जगह पर ट्रू है। अगर आप इसी को ही, अब आप एक चीज और समझो, देखो यहां पर p 1 और 2 में p ट्रू है, 1 एंड p में 1 एंड 2 में p इज ट्रू। अभी हमने लिखा है p इज ट्रू। तो अगर मैं 1 एंड 2 में नॉट p की बात करूंगा तो इट विल बी फॉल्स। अगर मैं लिखूं ना 1 एंड 2 के लिए नॉट p, तो इट विल बी फॉल्स। तो मींस नॉट p ट्रू कहां पर होगा? सो नॉट p ट्रू हो जाएगा किस जगह पर? 3 एंड 4 में। इन 3 एंड 4 मैं एक बार रिपीट करता हूं जो अभी तक मैंने किया। देखो पहली चीज ध्यान रखना, हमने 2 सेट का इंटरसेक्शन करवाया हुआ है, कुछ रीजन कॉमन आ गया। ये रीजन है 1, इसको मैंने 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया और बाहर वाले रीजन को 4 ले लिया। तो हमने पूरे सेट के 4 टुकड़े कर दिए। अब p रीजन में 1 और 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो 1 एंड 2 के लिए p को हम लेंगे ट्रू, तो 1 और 2 में p की वैल्यू ट्रू होगी। लेकिन 3 और 4 इस p से बाहर है, तो यहां पर p की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। मींस p जिस जगह पर है, जिस सेट के जिस नंबर के ऊपर p है वहां पर p ट्रू होगा, और जिस नंबर पर p नहीं है वहां पर p फॉल्स हो जाएगा। अब जैसे 3 और 4 में p नहीं है तो p इज फॉल्स इन 3 एंड 4। अब q की बात करूं तो q 2 और 3 को कंटेन कर रहा है, तो इन 2 एंड 3 q इज ट्रू, एंड इन 1 एंड 4 q इज फॉल्स। तो आपको पहले इस चीज का ध्यान देना है। इसी तरह से 1 और 2 के अंदर p जो था ट्रू था, तो नॉट p यहां पर क्या होने वाला है? फॉल्स। और नॉट p ट्रू कहां होगा? इन दोनों जगहों पर। ऐसे ही 3 एंड 4 में q इज ट्रू, तो नॉट q इज फॉल्स, एंड नॉट q ट्रू यहां पर हो जाएगा। सॉरी 3 एंड 4 में नहीं, 2 एंड 3 में, मैंने कही 2 एंड 3, यस 2 एंड 3 में q जो है वो ट्रू है, तो 2 एंड 3 में नॉट q जो है इट विल बी फॉल्स। और 1 एंड 4 में
नॉट Q विल बी ट्रू। तो अब अगर मैं रीजन वाइज अगर शो करूं तो देखो, रीजन वाइज मैं लिख रहा हूं रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। इधर मैंने लिख दिया P, इधर मैंने लिख दिया Q। अब 1 के अंदर P ट्रू है और 1 के अंदर Q क्या है, फॉल्स। 2 के अंदर P एंड Q दोनों ही ट्रू है। 2 के अंदर P एंड Q बोथ आर ट्रू। ऐसे ही अगर हम रीजन 3 की बात करते हैं तो 3 के अंदर Q तो ट्रू है लेकिन P फॉल्स है, तो यहां पर F आएगा एंड यहां पर T आएगा। और ऐसे ही 4 के अंदर P भी फॉल्स है क्योंकि P है नहीं और Q भी फॉल्स है, तो 4th रीजन में सब फॉल्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक फंडा है सेट के थ्रू समझने का, वो तरीका यह है, आप एक बार इतना नोट कर लो। अब हम समझते हैं, अगर आपको सेट थ्योरी से ध्यान हो तो ये जो 2 नंबर रीजन होता है, इट विल रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मींस कॉमन। यहां पर हम इंटरसेक्शन की जगह पर लेंगे, जैसे इंटरसेक्शन इस तरह से लिखते थे ना, तो यहां पर ऐसे लिखा जाएगा P एंड Q। तो अगर आप 2 वाली जगह पर ध्यान देखो, अगर आप 2 वाली जगह पर ध्यान दो तो यहां पर 2 पर कौन है, दोनों ही ट्रू है, तो इधर P भी ट्रू है एंड Q भी ट्रू है। तो इसलिए सिर्फ 2 वाली जगह पर आपका जो आंसर आने वाला है इट विल बी ट्रू, ओनली 2 वाली जगह पर। बाकी सब में फॉल्स आएगा, क्योंकि 2 में देखो, 2 में P एंड Q दोनों के दोनों ट्रू हो जाए ऐसा कभी भी नहीं है। तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। अब अगर आपको याद हो तो आप इस फर्स्ट टेबल को यहां से मिलाओ, P एंड Q जब दोनों ट्रू है तो आंसर इज ट्रू, जब फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है देन आंसर इज फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है देन आंसर इज एंड वाला फॉल्स, एंड जब दोनों ही फॉल्स है तब भी आंसर फॉल्स। तो आपको पहचान होनी चाहिए कि कहां पर दोनों ट्रू हो रहे हैं, कहां पर दोनों फॉल्स हो रहे हैं। ऐसे ही अगर आपको याद हो सेट थ्योरी से P और Q, P और Q, अगर उसमें हम इसको इस वाले रीजन को पूरे को, ये कंप्लीट रीजन, कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये वाला पूरा रीजन P भी और Q भी, ये पूरा रीजन जो होता था इसको हम रिप्रेजेंट करते थे कंप्लीट को P और Q से, इसे A यूनियन B लिखते थे। अगर आपको ध्यान हो तो इसको हम A यूनियन B से रिप्रेजेंट करते थे। तो अब हमारे पास में वेट थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, तो इस केस के अंदर यहां पर P एंड Q में देखो 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है, 3 भी ट्रू है। तो इन तीनों केसेस में 1, 2 और 3 तीनों में ही आंसर ट्रू आएगा, इन तीनों केसेस में ही आंसर विल बी ट्रू, क्योंकि 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है, 3 भी ट्रू है। सिर्फ 4th केस में हमारा आंसर आएगा फॉल्स। तो अगर आप टेबल वाइज चलते हो ट्रुथ टेबल के थ्रू भी, तो आप देखो T और F, तो T आया, कहां गया, T और F, सॉरी T और F टेबल से ट्रू आया। सेकंड T और T, T और T तो टेबल में ट्रू आ रहा है। थर्ड F और T तो रिजल्ट इज ट्रू, तो देखो F एंड T रिजल्ट इज ट्रू, और व्हेन बोथ आर FF देन रिजल्ट इज F। तो आपको ये याद रखना बड़ा इजी हो जाता है अगर आप इस टेबल के थ्रू समझते हो तो, ठीक है। आप ऐसे कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हो, अभी हम काफी सारे रिजल्ट सेट के थ्रू निकाल देंगे। अगर आपको ये टेबल याद है तो बेस्ट है, ये टेबल लर्न नहीं है तो आप सेट के थ्रू भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप एक बार ये भी नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इट इज अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। अब हम स्टेटमेंट की अलजेब्रा को करेंगे। अच्छा एक चीज याद रखना, अगर आपको सेट थ्योरी पढ़ी हुई है ना तो ये अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट आपके लिए चुटकियों का काम है।
बस उसमें आपको पहचान करवा दे तो आपको करना क्या है, सेट थ्योरी वाले रूल्स में जहां पर यूनियन लगता था इधर आपके पास में और लगेगा, जहां पर इंटरसेक्शन लगता था यहां आपके पास में एंड लगेगा, जहां पर डैश लगता था उधर सेट में ए पर डैश, यहां पर आपके पास में नॉट लगेगा। तो अगर आपको ये 3 चीजें याद है ना तो आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा। अच्छा एक चीज और बता दूं, जहां पर यूनिवर्सल सेट लगता था वहां पर 1 लगेगा और जहां पर एम्प्टी सेट लगता था उधर 0 लगेगा। 1 की जगह पर यहां पर ट्रू और फॉल्स लिख दो, ठीक है। चलो इसको तो हम आगे करेंगे, इसको एक बार छोड़ दो, हो सकता है मैं मिस कर जाऊं कोई पॉइंट, इसलिए इसको हम बाद में करेंगे। अब इधर समझाता हूं पॉइंट वाइज। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट रूल इज आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि P और P इक्वल टू P होगा। ऐसे ही ये फर्स्ट लॉ ही है, सॉरी ये इसका फर्स्ट पार्ट, एंड P एंड P हमेशा P होगा। इसका मीनिंग क्या है, आप इनको ट्रुथ टेबल से बड़ा इजीली समझ सकते हो। ट्रू और ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू। अगर आप P को फॉल्स लेते हो तो फॉल्स और फॉल्स इट विल बी फॉल्स। ऐसे ही P को अगर आपने T लिया तो ये भी T होगा, T एंड T विल बी T, F एंड F इज इक्वल टू F। तो सेम ही रिजल्ट आ रहा है। और अगर आपको सेट थ्योरी के रूल याद हो, मैं यहीं पर ही साइड में सेट थ्योरी भी लिख देता हूं। तो फर्स्ट रूल बनता है A यूनियन A इक्वल टू A, एंड सेकेंड रूल बनता है A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A। मतलब A और A का यूनियन लेते थे तो A ही आता था, और A और A का इंटरसेक्शन लेते थे तो भी A आता था। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन और यूनियन मीन्स सबको कंबाइंड करना। ऐसे ही नंबर 2 पॉइंट, आइडेम्पोटेंट लॉ के बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव, अगर आप बात करते हो कोई भी 2 स्टेटमेंट की, P और Q या Q और P, तो इट इज सेम। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि आप यहां पर इक्वल नहीं लगा करके ये साइन यूज लेते हो, मतलब आप 3 लाइंस लगाओगे, P और Q या Q और P करो तो रिजल्ट सेम आएगा। अच्छा इट इज नॉट इक्वल, इट इज नॉन एज इक्वलेंट। ये साइन इक्वलेंट के साइन होते हैं। बहुत सी जगह पर 3 स्ट्रेट लाइन खींची जाती है, बहुत सी जगह पर 2 स्ट्रेट लाइन खींच के इसको ऐसे कर दिया जाता है, तो भी इक्वलेंट है। तो अगर आप P और Q लेते हो या Q और P लेते हो, दे आर इक्वलेंट। ऐसे नंबर 2, P एंड Q इज इक्वलेंट टू Q एंड P। अगर आप इसको इस तरह से समझो, यहां पर A यूनियन B इक्वल होता है B यूनियन A के, एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल होता है B इंटरसेक्शन A के। आप A और B में कॉमन लो या B और A में कॉमन लो, बात सेम। आप A और B का यूनियन लो या B और A का यूनियन लो, बात सेम। ठीक है, तो आपके देखो अब लर्न करना कितना इजी है। ये रूल याद है, इधर इधर चेंज करते जाना है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ऐसे ही नेक्स्ट रूल नंबर 3, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, फर्स्ट इज P इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, P एंड Q और R, 3 स्टेटमेंट आ गई अब, तो इट इज इक्वल टू P एंड Q और P एंड R। और अगर यहां पर उल्टा हो जाए P एंड Q और R, तो इट विल बी P और Q एंड P और R। आप ट्रुथ टेबल से इसको इजीली प्रूव कर सकते हो। और नहीं तो यहां पर जब आप देखते हो यही वाले लॉ, तो
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आप साथ साथ में ये भी लिख सकते हो, एंड नंबर 2 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आपके सेट थ्योरी का भी रिवीजन होता जाएगा, आप ये भी नोट कर सकते हो। अच्छा सॉरी, मैंने यहां पर एसोसिएटिव लिख दिया, मुझे इधर तो डिस्ट्रीब्यूटिव लिखना था, क्योंकि हमने एंड को और पे तोड़ा है, तो यहां पर एसोसिएटिव की जगह पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लिख दो। एसोसिएटिव में तो क्या होगा, ऊपर ही देता हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, फोर्थ प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। Associative property is P and Q and R is equal to P and Q and R और यही की यही बात यूनियन के लिए लेते हैं। जैसे तो यहां पर आप और के लिए ले लो, P और Q और R इज इक्वल टू P और R, P और Q और R। आप यहां पर अगर इसको ऐसे समझते हो तो A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, और इधर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सेम थ्योरी सेट पे जो लग रही थी वही की वही थ्योरी एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेम्पोटेंट लॉ, सेम टू सेम लॉ यहां पर भी अप्लाई हो रहा है।